सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को, सहेलियों को नमस्कार, और रेणु जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपा, कैसी हो तुम? बिल्कुल अच्छे हैं। और सभी सखियों सहेलियों को मेरा भी नमस्कार। और जो आज है ना, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ है और उसकी शपथ भी ली है, सभी कार्यालयों में ली गई है। और हम लोग यही जानना कर चाहते तो यही है कि सतर्क रहें और जागरूक भी रहें हर चीज के प्रति, है ना। और जैसे कहते हैं ना कि भाई ये जो जितने भी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में या फिर आम जनता में जो भ्रष्टाचार है ये थोड़ा कम हो, इसके प्रति भी थोड़ी जागरूकता आए। तो भ्रष्टाचार ना दीपा ऐसा है कि घर में भी होता है और बाहर भी होता है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में ही नहीं होता है। अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो ये भी भ्रष्टाचार है। कहीं ना कहीं से हम बेईमानी अगर कर रहे हैं तो वो हर पल हो सकती है, खुद से भी हो सकती है और समाज में भी हो सकती है। खुद से भी जब हम करते हैं तो प्रभावित समाज होता ही है, क्योंकि अगर हम खुद से कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमको अपना जैसे अक्सर बात आजकल चल रही है, बात अक्सर क्या चल रही है, इस पर ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है कि आरोग्य का हम अपने ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोताही कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर हमको ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं कि हम अच्छे से गुजारें और हम नहीं गुजार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये हमें अपने आप से भी शपथ लेनी होगी। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखें उस पर चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे करियर का दिन है आज, मंगलवार, जहां हम करियर की बातें करते हैं अपनी सखियों से, तो वहां बताएंगे ब्रांड मैनेजमेंट क्या ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट्स की, उत्पादों की, उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जाए। और वहीं हम बात करते हैं कि कैसे हमारा नजरिया है, हमारा जो तरीका है जिंदगी का कैसे बदल जाता है कभी कभी मौसम देखकर। तो उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे आज। जी, और भी चर्चाएं होंगी, हम आगे अपनी सखियों को बताते चलेंगे। रेणु तो भाई ऐसा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसकी जब बात चलती है तो उसके कुछ एक तरीका होता है। यूं ही नहीं कि आप बड़े निश्चिंत हैं कि घर में हैं और जहां सुविधा है या यूं कहें कि समय की मांग है कि घर से ही काम करना पड़ रहा है, तो एक तो मांग है, दूसरा ठीक है आपको सुविधा भी मिल रही है, लेकिन कुछ लोग परेशान भी हैं क्योंकि कुछ कंपनी ऐसा भी कह रही हैं कि जो आपका आने जाने में समय लगता था वो उतना बैठ के आप काम करिए। जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके की चल रही हैं, लेकिन फिर भी काम करना है आपको, मतलब खाना खाना है तो काम तो करना ही है। तो और इसके लिए कुछ तरीके हैं जिनको कि हमें ध्यान रखेंगे तो अच्छे से होगा ये काम, है ना। और क्योंकि घर से काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बहुत हल्के में ले लें। काम की जो गरिमा है वो आपको घर में भी अपनानी है, बिल्कुल, यानी कि तैयारी के साथ बैठना है। अब वर्क फ्रॉम होम है तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि भाई आने जाने का वक्त बच जाता है, तो कहीं काम भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपको देर रात तक काम करना पड़ सकता है। तो अब अगर मान लीजिए मीटिंग है अगले दिन, तो हमें लगता है कि चलिए ठीक है, उठ के सीधे कंप्यूटर के सामने ही तो जाना है, चले जाएंगे, तो बस हल्का सा मुंह धो लिया और सामने बैठ गए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र है, भले ही वो घर पे क्यों ना हो। तो बिल्कुल तैयार होकर के बैठिए, मानसिक रूप से भी आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी हेर फेर करते हैं ना तो सामने वाले को, रेणु जी, बिल्कुल समझ आ जाता है कि भाई आप तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सामने वाले को हमें लगता है दीपा तो आता ही है समझ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जैसे बोला ना कि ये हम घर से बैठना है तो हम बस सुबह उठे कि ठीक है 10 बजे बैठना है तो बस 10 मिनट पहले उठेंगे और वहीं साइड में चाय वाय पी लेंगे जब कोई दूसरा देख रहा होगा या बात कर रहा होगा। तो ऐसा मत करिए, आप बिल्कुल तैयारी के साथ बैठें और बिल्कुल केवल मुंह हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर जब आप बैठते हैं तो जो कहते हैं ना कि एक फिजिकल बैठना होता है कि आप शरीर से वहां उपस्थित हैं लेकिन आपका मन कहीं भटक रहा है, क्योंकि आप अगर फ्रेश नहीं हुए हैं तो आपका आधा ध्यान उसमें लगा होगा, तो काम भी वैसे ही अधूरा सा होगा। तो पूरा तैयार होकर बैठे, बिल्कुल जैसे कार्यालय जाना है। और ये देखिए ना कि ठीक है आपका समय जो बच रहा है और आपकी कंपनी आपसे ले रही है, लेकिन कम से कम आने जाने में जो तनाव है उससे आप मुक्त हैं। कुछ अगर अच्छाई हम ढूंढेंगे तो जाहिर है कि उसको देखेंगे। और जहां हमें 2 घंटे पहले से तैयार होना पड़ रहा था तो हमें 15 मिनट लगाने में क्या दिक्कत है। तो थोड़ा तैयार होकर अच्छे से नाश्ता वगैरह करके और तब बैठे बिल्कुल फिट होकर, तो आपका इसमें जो कार्य है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और आप अपना 100% दे सकेंगे, है ना। और इसके अलावा सिर्फ ये हुआ, और इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि आप बैठ कहाँ रहे हैं। घर का कौन सा कोना आपने चुना है, हवादार हो,
बराबर वहाँ रोशनी आती हो, आपका टेबल चेयर बिल्कुल अच्छे से वहाँ रखा, और अगर नहीं है तो आप व्यवस्था वैसी बना लें कि बिल्कुल खिड़की के आरामदेह पास जगह जगह होनी चाहिए। जी, और फिर ऐसा ना हो कि पीछे परिवार के कोई सदस्य आ जा रहे हैं, क्योंकि अब आप वीडियो पे हैं जहाँ आपके सामने हो सकता है आपके बॉस हों या आपके सहकर्मचारी हों, तो अच्छा नहीं लगेगा कि पीछे से कोई आना जाना हो रहा है, तो वो सामने वाले को दिक्कत हो सकती है, उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर जो एक कहते हैं कि वातावरण का बहुत असर पड़ता है, वो भी है कि पूरा कार्यालय का वातावरण वहाँ एक तरह से आप उसका सृजन करिए, उसको बनाइए। और उसके साथ साथ एक बात और है कि रोशनी की भी बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप खिड़की के पास बैठे हैं, आपके चेहरे पर रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि आपका चेहरा जब दिख रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपको कैसा दिख रहा है, आप कैसे दिख रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आपके चेहरे पर भी बराबर रोशनी आ रही हो, अगर नहीं प्राकृतिक आ सकती है, दिन में बैठे हैं, तो आप ट्यूबलाइट या जो भी आपके घर में प्रकाश की व्यवस्था है उसको भी देखकर बिल्कुल सुनिश्चित कर ले, ताकि आपका भी चेहरा दूसरों को ठीक से दिख सके, ताकि जो आप बोलेंगे तो जाहिर है कि बात ठीक से पहुंचेगी। बिल्कुल। और इसके साथ रेणु जी, पहनावा भी ढंग का होना चाहिए, जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं। बिल्कुल, यूं नहीं है कि भाई सामने शर्ट पहन लिया, या महिलाएं हैं तो कुछ अच्छे से आपने कोई कुर्ता या टॉप वगैरह डाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बिल्कुल प्रॉपर आप तैयार होते हैं ना, जैसे आप कह रही थी, नहा धो के ढंग से बैठे, तो वहां आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक काम की मानसिकता आ जाती है कि हाँ, मुझे अब काम करना है और ये मेरा वक्त अब काम का है। बिल्कुल। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप जो बोलेंगे वो ढंग से बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो जाहिर है कि बोलने में, काम करने में वो झलकता है, दिखाई देता है। और इसके साथ साथ एक बात और है कि जब आप बैठते हैं तो घर वालों को भी ये महसूस हो जाता है कि अब ये कार्यालय में है। अगर आप ऐसे ही बैठ गए तो उन्हें भी लगता है कि ये तो ऐसे ही है, कोई भी आया आपके, उसने कंधे पर हाथ रखा और बात करना शुरू कर दिया। तो जब आप के करने से चीज फर्क पड़ता है, तो आप जब पूरा व्यवस्थित होकर बैठेंगे एकदम कार्यालय के मूड में वैसा ही, तो जाहिर है कि लोग भी घर में उसी तरह से तैयारी में रहेंगे कि नहीं, अब ये कार्यालय में ही है, ये मत सोचो कि ये घर में है ना। जी बिल्कुल, तो उसका फर्क पड़ता है। जी, इसके साथ अब मीटिंग है, और ये एक कहते हैं ना वर्चुअल मीटिंग है। तो सामने आपके कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन में कई सारे लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है कि मैंने भी बोला, आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि उतना ही बोले जितनी जरूरत है, और एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो बाकी जितने सदस्य उस मीटिंग में हैं उपस्थित, वो चुप रहें, ताकि एक की बात सबको समझ आ जाए। यहाँ क्योंकि हम वीडियो पर हैं, यहाँ आमने सामने नहीं है कि जहाँ बात को आप चुप करा के या काट के या इशारा करके कहे जा सके। और बहुत ज़्यादा भी अगर आप वीडियो पे रहते हैं तो ये भी देखा है कि वहाँ पे वॉइस की जो क्वालिटी वो थोड़ी कम होने लग जाती है। ये थोड़ा सा इंटरनेट की एक समस्या है, जिस सबको इससे हाँ, दो चार होना पड़ता है, सामना करना ही पड़ता है। तो ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये तो उसके लिए प्रशासन जो है उनका जो भी देखेगा व्यवस्था कि हाँ किस तरह से उसको फिर से ब्रेक करें या जो भी करें। लेकिन हाँ, जो ये बात जरूर है कि अपनी बात को बहुत लंबे में ना बोलें, एक बात को आप इतने छोटे में पूरा कर दें ताकि दूसरे को बोलने का मौका मिल जाए, और व्यवस्थित तरीके से बोलें। छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्यों का विन्यास करें, छोटे वाक्य बनाएं, ताकि अगर आपकी बात को किसी को काटना है या वहां पर रोकना है आपके उच्च अधिकारी को या बॉस को ही, तो वो काट सके। ऐसा ना हो कि आप बिना सांस लिए, बिना कोई कॉमा और पूर्ण विराम लगाए आप बोले जा रहे हैं, तो अगला हैरान हो जाता है कि इनको कहाँ रोकें। क्योंकि हर व्यक्ति एक अच्छा व्यवहार दिखाने की कोशिश करता है और व्यवहार करता है। ऐसे में किसी को भी टोकना रोकना अच्छा नहीं लगता है। तो आप इतना बोलें कि जिसको मौका मिले या जो कहीं आपको रोकना चाहता है या टोकना चाहता है वो रोक सके आपको। जी, है ना? बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे आपने पहले भी बताया कि खाना पीना सब कर लें, या तो पहले कर लें या बाद में। बिल्कुल, क्योंकि मुंह चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये क्योंकि मीटिंग है तो मीटिंग की गरिमा वैसे ही बनी रखनी चाहिए। जी। और इससे जाहिर है कि जैसे तुमने कहा कि दूसरों को भी दिक्कत तो होगी, तो इसलिए इन सब चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने कहा ही ना कि घर जैसा माहौल लगना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल लगे फिट एंड फाइन आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सतर्क रहें, जागरूक भी रहें कि किस तरह से हमें काम करना है। तो हम भी सतर्क हैं कि हम गाना सुनवाते हैं, है ना?
भई दिल का एतबार तो करना ही पड़ता है और ख़ास तौर से दिल तो हमें यही लगता है कि कहता है बार-बार कि ईमानदारी से रहा जाए, है ना? और 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन किया जा रहा है, देश में मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को जन्मदिन भी आता है और नागरिक हम सबकी भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए ये हमें एक तरह से प्रतिबद्ध करता है, संकल्पबद्ध करता है। इस बार खास तौर से इसका जो विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत, ये है इसका संकल्प लेने का वो कि किस तरह से हमारा देश समृद्ध हो जब हम सतर्क रहेंगे तो। जी, और आशा है कि हमारा देश इसी तरह से ये सतर्क रहेगा तो समृद्ध भी बन जाएगा और बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, देश है यानी कि हम हैं और हमसे ही देश बनता है, तो जाहिर है कि हमें सब मिलजुल के कुछ इसी तरह से रहना होगा। और हम लोग क्या बात करने जा रहे थे? भाई हमारी बहुत सारी सखियों ने अलग-अलग ढंग से लिखा है। एक ने लिखा है कि हमारे बालों की बात, हम देखभाल की बात तो करेंगे और कुछ ने बहुत अच्छा सुझाव भी दे डाला है। और एक इन्होंने जो हमने अभी वेबसाइट की बात की उस पे इन्होंने कहा कि घर में ही ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और बहुत सी सावधानियां रखनी होती है, अपडेट रखना होता है और खुद को कोई प्रश्न आ जाता है तो पूरी तरह से प्लान करके विद्यार्थी कुछ भी पूछ लेते हैं, तो बड़ी तैयारी रखनी पड़ती है। और विद्यार्थियों को भी समय समय पर निर्देश देने होते हैं। समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। मैं 8 बजे से 1 बजे तक नियमित
6 महीने से पढ़ा रही हूँ, कुछ नेटवर्क इशू जब होता है, नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी तो बात है ना। ये शिक्षिका है शायद ये, और बिल्कुल। इनको नमन नमस्कार करते हैं भाई, जी हाँ। जो लगातार काम कर रही हैं रेणु जी, और इसके अलावा फिर उनको घर के भी काम देखने हैं। बिल्कुल। और परिवार में अगर और अन्य सदस्य हैं, बच्चे हैं छोटे, तो सब कुछ उन्हें बच्चे देखना छोटे है। होते हैं तब तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को ये समझाना कि नहीं ये कार्यालय है और घर में रहते हुए जी। कार्यालय है, उनको ये माइंडसेट करना बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत टेढ़ी है। और हम ये बात नहीं कर रहे थे पहले कि कभी कभी इंसान दोहरे नजरिए रख लेते हैं हाँ कि बिल्कुल। एक के सामने कुछ और दूसरे के सामने कुछ और। यानी अपने लिए कुछ और बच्चों के लिए कुछ और। खास तौर से ये तो घर में जरूर होता है, हर जरूर वक्त होता है, ना। जरूर होता है। और चलिए, हालात के मुताबिक थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर करते हैं तो ठीक है। नहीं, यही थोड़े से ही गड़बड़ होता है दीपा। लेकिन रेणु जी देखिए ना, कोरोना काल आया हाँ। तो नजरिए कैसे बदले, थोड़ा सादा हो गया जीवन, खाने भी लगे सादा, और चीजों के प्रति थोड़ी इच्छाएं भी थोड़ी कम होने लगी। तो ठीक है, हम अब ये बहुत सारे लोगों को कहते सुनते हैं कि भाई सादा जीवन उच्च विचार ही ठीक है, ये इतना लग्जरी और इतने सब भौतिकी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर कहीं कहीं डगमगा जाता है मन। हाँ, लेकिन जो ये दोहरे मापदंड की बात है वो वाकई बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जैसे अगर हम कहीं किराए पर रह रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये सारी जिम्मेदारी मकान मालिक की है, और जब हम खुद मकान मालिक होते हैं तो कहते हैं अरे किराएदार इतना भी नहीं कर सकता, एक टोटी टूट गई तो उसको बनवा नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से नजरिए बहुत तेजी से बदलते हैं, और इस कदर बदलते हैं कि खुद आश्चर्य लगता है कि अच्छा आप कभी खुद भी तो किराएदार थे और आपने कभी ऐसा तब नहीं कहा कि ये मकान मतलब किराएदार की जिम्मेदारी है। अब जब आप मकान मालिक बन गए तो सारी जिम्मेदारी किराएदारों की होने लगी। तो कुछ इस तरीके से होता है कि हम मतलब किस तरफ हैं, लाइन के उस तरफ है या इस तरफ है। इस तरफ होते हैं तो हमारी कुछ और होते हैं मापदंड, हमारे नियम, हमारे तरीके, उधर हो जाते हैं तो वो पूरा बदल जाता है ना। जैसे किराए के घर में अगर हो तो हमें उस घर में थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग होती है तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो खुद का ही घर होता है तो हम जरा सी भी ऐसा लगता है कि दिल पे ही चोट लग गई है, कुछ भी थोड़ा सा अगर उसमें बदलाव करना। और इसी तरीके से जब बात बहू बेटी या बेटी दामाद पे आ जाती है, तो जब बेटी के लिए जब हम कोई योग्य वर ढूंढते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई परिवार में सदस्य कम हो, उसको बहुत जिम्मेदारियां ना हो, और जहां भी रहे बहुत खुशहाल से रहे, और हर व्यवस्था हो वहां। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। लोग सोचते हैं नंद ना हो, अगर नंद हो भी तो शादीशुदा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तलाकशुदा है या विधवा या कुछ और भी, ऐसा तो नहीं कि वो जिंदगी भर बुआ सास घर में तो नहीं रहेंगी। ये सब बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई है परिवार में लोग, तब हम सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो बहू की जिम्मेदारी है करना। जी, मतलब कि जब बात बहू पे आती है, जब बहू ढूंढने की बारी आती है तो सारे नियम कायदे बिल्कुल उलट हो जाते हैं। बिल्कुल कि वो भाई संस्कारी सी हो लड़की, भले जॉब भी करने वाली मिल जाए, और जब घर में आए शाम को वापस आए तो हंसी खुशी सबका ध्यान रखे, खाना भी बना ले। और अगर कहीं नौकरी की वजह से बेटा बहू भाई कहीं बाहर है तो हर तीज त्योहार पर बिल्कुल आना ही चाहिए, चाहे कुछ हो। और अगर अपनी बेटी की बात होती है तो हम कहते हैं अरे नहीं भाई, उसकी नौकरी है तो इतना भी क्या जबरदस्ती है कि वो जाए ही हर बार ससुराल, है ना। ऐसे ही हो जाता है। या कुछ जरूरत हुई तो उनके ससुराल में अरे तो हर बार कहाँ वो दौड़ दौड़ कर जाएगी। कुछ इस तरीके के वार्तालाप हो जाते हैं और बड़ा लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। और जब बेटे को ससुराल किन्हीं कारणों से ज्यादा जाना पड़ता है, तब भी माता पिता को बुरा लगने लग जाता है कि भाई क्यों इतना, वो क्यों बार बार जा रहा है, या ससुराल वाले बहुत काम करवा रहे हैं। और जब बेटी की बारी आती है तो ऐसा लगता है वक्त वक्त पे आ जाए कर। हाँ, नहीं, और दामाद आए, और दामाद की भी जिम्मेदारी है। अब दामाद भी तो बेटे जैसा ही है, कुछ घर का काम अगर देख लेगा, करवा देगा तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। बिल्कुल। और ऐसा ही होता है दीपा, जब खास तौर से बहू जैसे हम होते हैं जिस वक्त, तब तक हमको लगता है कि अरे वाह, इतनी तो आजादी हमें मिलनी चाहिए। अम्मा जी बैठे बैठे क्या सब्जी नहीं काट सकती, या ये नहीं कर सकती, या अरे घर में कम से कम पोते पोती को देख लें, उनको खाना खिला दिया करें, नहला दिया करें। लेकिन खुद जब सास बनने लगते हैं, अच्छा विषय भी ऐसा ही होता है, नजरिया केवल क्यों कहें, जब बहुएं जब बात कर रही होती हैं आपस में तो बहुत सारी उम्मीदें और आशाओं की बात करती हैं सास से, और कहती हैं कि नहीं नहीं, सास लोग ऐसी ही होती हैं, सास लोग वैसी ही होती हैं, है ना, मम्मी जी ऐसी होती हैं वैसे। जब खुद सास बनने लगती हैं तब उनको धीरे धीरे बहुओं के प्रति मतलब एक होने लगता है कि नहीं नहीं, बहुएं ही ऐसी होती हैं, हम लोग ठीक हैं, मतलब हम अब कितना करेंगे। तब महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर वो सासों की तारीफ करना शुरू करने लगती है धीरे धीरे। जैसे उनके बेटे बड़े होने लगते हैं तब वो
सास लोगों की तारीफ करने लगती हैं कि नहीं, सास लोगों को बहुत दबना पड़ता है, अपने हस्बैंड की भी सुने, बेटे की भी सुने, फिर बहू की भी सुने, कितना मुश्किल होता है। ये भी कहते सुनते हैं ना कि भाई जमाना बहुत बदल गया है, अब तो सास को ऐसे ही बन के रहना पड़ता है। हाँ, तो ये जो है ना, बिल्कुल हमारी भी परिभाषा बदल जाती है। हम वही होते हैं, लेकिन जब हम बहू होते हैं तो हमारा नजरिया अलग होता है। जी। हम सोचते हैं हम बड़े बंधन में हैं, सास लोग आजाद हैं। जब सास बनते हैं तो हमें लगता है अरे अब पोते पोती की देखभाल करनी है, हम बंधन में हैं, बहू बहुत आजाद है। यानी कि शिकायत तो हर दौर में है, समझिए। जी बिल्कुल। लेकिन परिभाषा बदलती है तो बहुत अजीब लगता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है परेशानी जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि हर दौर में है, ऐसा नहीं होगा, इसको हम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जी। है ना? और एक और कोना है कार्य क्षेत्र। जब कर्मचारी के पद पे होते हैं हम, तब ऐसा लगता है अधिकारी हम पर बहुत रौब जमा रहे हैं, हमसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, हमसे ओवर टाइम करा रहे हैं। फिर धीरे 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 जब वो सीनियर हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है नहीं 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 भाई, कर्मचारी ये देखिए ना, जो हमारे नीचे हैं, जो हमसे जूनियर हैं, वो देखिए ना काम कम करते हैं, उनको जरा सा काम बोल दो तो उनको काम करने में परेशानी होती है, या उन्हें छुट्टी लेने के लिए हमेशा वो बस मौके ढूंढते रहते हैं। यानी कि हम बिल्कुल हम यही समझते हैं कि इन लोगों को, और फिर ये भी आता है मन में, इनको तो बड़ी ऐश है, कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं। और जिस समय तक हम जूनियर होते हैं तो हमें लगता है वाह, ऊपर वालों को देखो कितनी ऐश, आदेश दिया और आराम कर रहे हैं। तब हम ये नहीं समझते कि उनकी जिम्मेदारी किस तरीके की है, काम करवाना मुश्किल है या करना मुश्किल है। तो परिभाषाएं बदल जाती हैं। जब हम कर रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि करना मुश्किल है, जब हम अधिकारी बन जाते हैं तो कहते हैं अरे भैया जब करते थे तब ठीक था, अब करवाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम जिस समय जहां रहें, कभी मुश्किल नहीं है दीपा, अगर हम अपने आप को सामने के वाले की जगह पर रखकर अगर देखें तो, है ना? बिल्कुल। जब सामने वाले की जगह पे रखेंगे तो शायद उनकी परेशानियां ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। बिल्कुल समझ में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हम भी इंसान हैं और अगर उस दौर से नहीं भी गुजरे हैं तो हम महसूस तो कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हमेशा, और वैसे भी बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा भी है कि वही व्यवहार कीजिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह से रहेंगे तो एक खुशनुमा वातावरण जरूर बनेगा, है ना? तो सुनिए गीत। जी। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, मिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, मिलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, ओ खिलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, मिलने का मौसम आ गया।
कुछ भी नजर आता ही नहीं, मस्ती में मुझे तुझसे परे। कांधे पे मेरी जुल्फ के ढलने का मौसम, हो ढलने का मौसम आ गया। बाहों में बाहें डाल के खिलने का मौसम, ओ खिलने का मौसम आ गया। तुम मिल भी गए फिर भी दिल को क्या जाने कैसी आस है। तुम मिल भी गए फिर भी दिल को क्या जाने कैसी आस है। फिर भी होठों में जाने कैसी प्यास है। होठों की ठंडी आग में जलने का मौसम है, जलने का मौसम आ गया। नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम, हो मिलने का मौसम आ गया। भाई हमने जहाँ तक बात की कि करियर की बात करनी है तो ब्रांड मैनेजमेंट में करियर की बात तो करेंगे, लेकिन हमारी एक मित्र लिखकर भेज रही हैं कि कृपया सुधा मूर्ति जी के इंटरव्यू के समय और उनका बताएं कि कब है। तो बहुत क्या बताऊं मैं आपको, रिकॉर्डिंग हो गई है और हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा विलंब से सोचा था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि उसको जल्दी ही प्रसारित करें। ये चूंकि रिकॉर्डिंग के पहले हम कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए हमने लिखा था कि रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी उन्होंने करवाई। और सच मायने में दीवा बताएं कि हम अपनी सखियों से भी ये साझा करना चाहते हैं कि इतनी सहज सरल है सुधा जी, और इतना ज्यादा उन्होंने काम किया है कि लगता ही नहीं कि एक जिंदगी में कोई इतना ज्यादा काम कर सकता है। इतना ज्यादा काम है और बहुत अच्छी सी बातचीत हुई है, और हम जल्दी ही अपने इस कार्यक्रम में भी और सामान्य कार्यक्रमों में भी जरूर बताएंगे। जैसे ही हम उसकी एक विशेष अवसर हम तलाश रहे हैं कि कुछ ऐसा खास दिन मिले और हम तब सुधा मूर्ति जी की बातें आप तक पहुंचाएं। तो रेणु जी, सभी सखियों के साथ अब तो हमें भी लग रहा है कि कब ये इंटरव्यू सुनने को मिलेगा। ये उत्सुकता बनी रहे तो सुनने में और आनंद आएगा जी। और आज मंगलवार है, करियर के बारे में हम बात करते हैं और बात कर रहे हैं ब्रांड मैनेजमेंट की। तो कंपटीशन यानी स्पर्धा तो हर जगह है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े। सबको लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, या जिस कंपनी में काम करते हैं तो अगर खास तौर पे मार्केटिंग से रिलेटेड अगर वो कोई कंपनी है तो वहाँ पे तो यही रहता है, आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है और टारगेट पूरे करने। और यही वजह है कि प्रोफेशनल कोर्स भी इस तरह के बहुत बनने लगे हैं और उसकी खूब मांग होने लगी है। तो जहाँ कंपनी के उत्पाद की ब्रांडिंग कैसे हो ये भी सिखाया जाता है जी। और हर कंपनी उसके उत्पाद को बाजार में खास दिखाना चाहती है और उसकी ब्रांडिंग करना चाहती है, यानी कि अपने उत्पाद को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहते हैं। ब्रांडिंग का मतलब यही होता है कि एक अपनी अलग पहचान बनाना, अपनी एक पहचान बनाना, बल्कि यूं कहें जब कुछ अलग करेंगे तो जाहिर है कि अपनी पहचान बनेगी। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि बहुत नकारात्मक या बड़ा उल्टा सीधा भी कुछ लोग विज्ञापन बना देते हैं या कुछ ऐसा चित्र बना देते हैं कि बार बार बरबस आपका ध्यान उधर जाए, और जाहिर है कि वही उनकी वो पहचान हो जाती है। नकारात्मकता की अगर बात करें तो एक टेलीविजन का विज्ञापन भी इसी तरह से कुछ शुरू हुआ था। तो इस तरह से एक ब्रांडिंग होती है और इस दिशा में बहुत लोगों का मनोविज्ञान
मनोविज्ञान काम करता है, लोग उस मनोवैज्ञानिकों को रखते हैं कि लोग कैसा सोचते हैं और किस तरह से उनके दिमागों को इस्तेमाल किया जाए, कह सकते हैं, और किस तरह से अपनी एक छाप उनके ऊपर छोड़ी जाए, है ना। और विज्ञापन भी कुछ इस तरह के जिसमें कि ध्यान बहुत जल्दी आकर्षण में आए। खास तौर पे न्यूज़पेपर में कुछ वक्त पहले एक आया था जिसमें एक अक्षर गायब था जी, तो वो तुरंत बरबस हमारे भी हाथ में जब वो अखबार आता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक विज्ञापन रहता है। तो अब जैसे ब्रांड मैनेजर की इन सब चीज़ों के लिए ब्रांड मैनेजर की बहुत अहम भूमिका होती है। तो अब अगर यूं कहें कि क्या क्या करता है ब्रांड मैनेजर, तो लोगों को उत्पाद की जानकारी देंगे वो, फिर उसकी ब्रांडिंग करेंगे जैसे अभी आप बता रहे थे, फिर बाजार में अन्य कौन कौन से उत्पाद उसी तरीके के उपलब्ध हैं तो वो भी पता लगाना, और फिर उसका पूरा एक एनालिसिस, एक विश्लेषण पूरा डिटेल उसकी हो, वो जानकारी भी रखता है। साथ में ग्राहक की आवश्यकता क्या क्या है, क्योंकि आवश्यकता समय के हिसाब से बदलती चली जाती है। फिर ब्रांड की बिक्री के लिए वो अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं, जैसे कि अलग अलग विज्ञापन लेके आते हैं और प्रमोशन के तरीके, बिल्कुल ये सारे काम उनके होते हैं। और जाहिर है कि जैसे अगर जब तक कि हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पता होगी या अपने खुद प्रोडक्ट जो आपने बनाया है उसकी खूबियां नहीं मालूम होंगी या बाजार में और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, आप अपने आप को अलग नहीं दिखा सकते जी। तो ये सारी जानकारी एक साथ में बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसी के साथ साथ जो होता है कि युवाओं में एक इसके लिए ख़ास तौर से वो है एक विकल्प के रूप में सामने आया है, और इसमें एक मतलब पहले इसके बारे में इतना नहीं सोचा जा सकता था, लेकिन अब चूंकि इतनी अंधी दौड़ कह सकते हैं या ये दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता है, हर इंसान चाहता है कि जितना हम लगा रहे हैं समय पैसा उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो इसलिए एक तरीके से इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे आए हैं लोग। जी, अब इसमें कई सारे क्षेत्र होते हैं जैसे मार्केट रिसर्च, एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग ट्रेड, कंज्यूमर डिमांड वो क्या है, और ब्रांड लॉन्च किया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर ब्रांड का प्रमोशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये सब ब्रांड मैनेजमेंट के क्षेत्रों में यानी ये पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। यानी कि जो जैसे पहले तुमने बताया था कि यानी कि पूरे बाजार का सर्वे किया जाता है, उसमें शोध किया जाता है, फिर इसी तरीके से कि जो बाजार का पूरा विश्लेषण किया जाता है, और जैसे तुमने पहले ही बताया था कि किस तरह से लोगों की ज़रूरत क्या है उनको पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद किस तरह से उसको हम जब आते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कहते हैं ना आवक जो है बहुत मायने रखती है, तो कितने धूम धड़ाके से किस चीज़ को हम प्रचार प्रसार के बाद लॉन्च कर रहे हैं, या जिस दिन हम उसको लॉन्च कर रहे हैं तो उसको किस तरह से कर रहे हैं कि एक लोगों के लिए यादगार वो पल बन जाए और वो हमेशा याद रहे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसका एक यूएसपी भी होता है कि हाँ इसकी खास चीज़ क्या है, फिर उसके बाद उसको फिर उसका प्रमोशन और फिर उसके बाद उसका वितरण किस तरह से किया जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये अलग अलग उसके शाखाएं हैं, हम कह सकते हैं। जी। और योग्यता के बारे में अगर बात हो तो किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री लेकर कैट या मैट की प्रवेश परीक्षा देनी होती है पहले, और उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। बाद में ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स में आप इसमें स्पेशलाइजेशन भी हासिल कर सकते हैं, वो ज़रूरी है अगर आप इसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वैसे तो ये कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन चाहे तो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं जिसकी अवधि 1 साल की होती है। जी, वैसे जो बड़े बड़े हमारे जो संस्थान हैं उसमें तो 2 साल का कोर्स है। इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड है, जो कहते हैं विशेषज्ञ, खास तौर से जो हमने क्षेत्र अलग अलग बताए, वो अलग अलग क्षेत्र हैं कि आप किस तरह से बाजार का सर्वेक्षण कर रहे हैं, विश्लेषण करना है, लोगों की ज़रूरतों को समझना है, ये एकदम अलग अलग एक उसकी शाखाएं हैं जिसमें कि आपको विशेष योग्यता मिलती है। इसके साथ साथ इसके लिए अगर हम सोचें कि कौन बन सकता है, ये तो हो गई डिग्री और उसकी पढ़ाई की बात, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी अगर आप में रुचि है, थोड़ी सी आप में सृजन इतना है, कल्पना शक्ति आपकी अच्छी है, मतलब कुछ आप अनोखा सोच सकते हैं, बिल्कुल नया सोच सकते हैं, हट कर सोच सकते हैं, कुछ का देख कर नकल नहीं बल्कि कुछ अलग, कुछ आपका मौलिक हो सकता है, तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जाहिर है कि भाषा, विषय सब पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और इस तरह से अगर आप में थोड़ी सी भी गुणवत्ता है, इस तरीके की कुछ कुशलता है, तो आप इस दिशा में सोच सकते हैं। जी, और जो इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान जहाँ पर इसे कर सकते हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली, और साथ में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता, अहमदाबाद, बंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, ये यहाँ पे सब जगह ये कोर्स उपलब्ध हैं। साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट जो कि रांची में है, फिर है एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये मुंबई में स्थापित है और यहाँ पे भी ये कोर्स उपलब्ध है। साथ में सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो कि पुणे में है, यहाँ पे भी इस
इस संस्थान से भी ये कोर्स किया जा सकता और है। बाकी जो है जानकारी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे संस्थान हैं जी। और कुछ छोटे कोर्सेज भी करवाती हैं, कुछ बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी हैं, और वो इस तरीके से आप निजी संस्थानों से भी आप इस तरीके की डिग्री हासिल करके एक अच्छे ब्रांड मैनेजमेंट में आकर इस क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, है जी। ना? हो 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 हे हे हो हो हे हे कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। देखा मैंने तुझको तो मुझे ऐसा लगा, बरसों का सोया हुआ प्यार मेरा जगा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। चेहरों से हो अनजाने हम, दिल तो दिल को पहचाने। कभी प्यार नहीं मरता है, पागल प्रेमी ही जाने। आ जाती है लब पे खुद ही भूली बिसरी बात। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। तू है मेरे जीने का सहारा, सदियों पुराना है साथ हमारा। तू है दिया मैं हूँ बाती, आजा मेरे जीवन साथी। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। ला 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 हो जिस दिल में प्यार बसा है, वो दिल भगवान की मूरत। ये मूरत कभी न बदले, बदले इंसान की सूरत। दिल के बंधन इतने सच्चे, जितने ये दिन रात। ओ कसमें वादे निभाएंगे हम, मिलते रहेंगे जन्म जन्म। कसमें वादे
भाई बहुत ज़्यादा मतलब जन्म-जन्म तक मिलने की बात है, लेकिन स्वस्थ रहना इस जन्म में बहुत ज़रूरी जी। है ना? ये तो इस संकट काल ने सिखा ही दिया है। सिखा ही दिया, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग थोड़ा-सा ढिलाई कर रहे हैं और बाज़ार में अगर भीड़-भाड़ देखो, तो लगता है कि बस त्योहार आ गए तो लोग बिल्कुल फिर वैसे ही जुनूनी तौर पर निकल आए बाहर। लेकिन हमारे एक साथी बहुत अच्छा लिख कर भेज रहे हैं, कोरोना काल में ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह जाके बड़ी खरीदारी नहीं करो ना। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। कोरोना काल में ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह जाके बड़ी खरीदारी नहीं करो ना, अपने स्वास्थ्य का ख़्याल ज़्यादा करो ना। तो बिल्कुल ये सही बहुत बात अच्छी उन्होंने बहुत अच्छे से बिठाया है, कोरोना को और करो ना को। जी। जी। तो भाई इस बात का हम सब ख़्याल रखें कि किस तरह से जब तक कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो हमें सतर्क तो रहना ही है बिल्कुल, ना? मास्क अभी भी लगा के रखना है, जी। हाथों को अभी भी धोना है हुँ। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान भी रखना है। बिल्कुल। कभी-कभी कहीं-कहीं दिखाई देता है रेणु जी ऐसा कि लोग ये धीरे-धीरे कहीं-कहीं ये सारे नियम कायदे थोड़ा-थोड़ा भूलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, भूलते क्या जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत हो चुका, ऊब गए हैं, परेशान हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि इसको बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए जी। हमें। तो बल्कि अभी घर से निकलते समय जो हम याद रखते थे कि क्या-क्या लेकर चलना है, तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप देख लें कि मास्क है कि नहीं है आपके पास, सैनिटाइज़र भी आप अपना रख लें साथ में, जी। क्योंकि अगर आप गाड़ी से भी जा रहे हैं, अपनी कार से भी, तो जब आप आएँ उसके पास पार्किंग प्लेस में, तो अपने हैंडल वगैरह पोंछ लें उसके, या जो भी आप वाहन लेके जा रहे हैं उसमें, या आप किसी सरकारी सार्वजनिक वाहन से भी कहीं जा रहे हैं, तो उसमें भी साफ-सफाई का अपना ख़्याल रखें। कुछ चीज़ों को छुएँ ना तो बेहतर जी, है। जी। कोशिश करें कि जो भी चीज़ आस-पास है, आपके सीढ़ी है, रेलिंग है, कोई भी छज्जा है, मुंडेर है, उसको आप ना छुएँ तो जी। बेहतर है ना? और सतर्कता रखेंगे तो वो हमारी ही भलाई के लिए जी। है और हमारे ही स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल, जैसे कि बस के स्टैंड पर भी लोगों की लाइन लगी है, तो एक दूरी बनाकर लोग रहते हैं। दुकान पर आप खड़े हैं, तो भी कुछ लोग दुकानदार भी चाहते हैं कि आप दूरी बनाकर रखें, जी। लेकिन अगर आप लापरवाह रहेंगे, तो वो आप सामान बेचेगा कि आपको हिदायतें देगा। तो थोड़ा-सा उसकी मदद इस तरह से करें कि आप एक दूरी बनाकर रखें खुद ब खुद, है ना? जी, बिल्कुल और जैसे क्या है वो भी ये भी कहा जा रहा है ना कि भई आपके परिवार की जो सुरक्षा है वो जी, आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अगर पुरुष सदस्य हैं या महिला जो कामकाजी वो बाहर जा रही हैं तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान तो रख ही रहे हैं। बिल्कुल। घर में भी ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो हम अभी भी बच के रह सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं, रहना ही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ऐसा है कि परिवार की अगर हम बात करें तो पूरा देश या पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, तो हम अगर खुद स्वस्थ हैं तो ज़ाहिर है कि आस-पास वाले भी स्वस्थ रहेंगे, या आस-पास वाले ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर एक-दूसरे से लेन-देन वाली ही बात है। बिल्कुल। कि कुछ अच्छी चीज़ें ले दें और ये वायरस ना दें तो बेहतर है ना? तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत सतर्क रहें और अपना जिस जिस तरह से हम ख्याल रखते हैं, तो इसमें आपने अपना ख्याल रखा तो समझिए आपने सामने वाले का भी खुद ब खुद ख्याल कर दिया। जी, तो बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी-सी, पहले भी हम कहते थे कि ये एक तरह से समाज सेवा है, कि आप समाज की सेवा कर रही हैं, उनको स्वस्थ रख रहे हैं, यही सोच के कर लीजिए। जी। आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अपने घर में रहना है। इससे अच्छा क्या होगा इससे बताओ? अच्छा है बिल्कुल ना? सही बात है। और रेणु जी, जी। बात स्वस्थ शरीर की आ रही है ना, तो वैसे उसका एक हिस्सा होता है स्वस्थ बाल। जी, चमकीले स्वस्थ बाल। तो आजकल वैसे लोग घर से कम निकल रहे हैं, तो खुद ही चमक रहे होंगे बाल। लेकिन फिर भी हाँ, ये देखिए ना व्यक्तित्व की बड़ी एक खूबसूरत, जब जिसके लंबे से बाल होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। और वो इंसान भीड़ में भी बिल्कुल अलग नजर आता है। अलग नज़र आता है, और इसकी देखभाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जी। लेकिन फिर भी अगर नहीं करते हैं तो भी करना चाहिए। हमारी एक सखी बहुत अच्छा लिख कर भेज रही हैं कि बालों के लिए आंवला बहुत गुणकारी है। आंवला खाना भी चाहिए, आंवला शिकाकाई रीठा से बाल धोना भी चाहिए, इससे अच्छे लंबे घने काले हो जाते हैं। आंवले का मुरब्बा, बर्फी भी मिलती है, उसको भी खाना चाहिए। आंवले की सब्जी, अचार भी खाना चाहिए। आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है, और इसके साथ-साथ हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पत्ता गोभी जैसे गाजर है, मटर है, ये सब खाने से शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है और बालों में भी चमक आती है। बहुत से लोग रेणु जी आंवले का रस सुबह खाली पेट लेते हैं, जी, सेवन करते हैं, बिल्कुल। तो वो भी बालों के लिए, मतलब ये भी एक रूप है आंवले का हाँ, ही कि इस बिल्कुल। तरह से भी इस्तेमाल किया लेते जा हैं, सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो और क्या-क्या करें बालों के लिए, जैसे कि तेल लगाना चाहिए, हाँ। शैम्पू और कंडीशनर तो करते हैं, तेल अगर लगा रहे हैं तो एक रात पहले अगर लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा।
जी। और तेल तो मतलब लगाना वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि शीशी या जिस चीज़ में भी है हमने हाथ में लिया और बस लगा लिया उसको सिर पर, ऐसे नहीं। आप बेहतर है कि उसको किसी कटोरी में या किसी बर्तन में निकाल लें और हो सके तो थोड़ा-सा उसको गुनगुना कर लें जी। और उसके बाद एक उँगलियों के पोरों से अपने, यानी कि अपनी 4 उँगलियाँ, 3 उँगलियाँ जो भी जितना आप लगाना चाहती हैं, उनको डुबोएँ तेल में और फिर अपने जो हमारी जो त्वचा है या जो सिर पे बाल जहाँ से निकलते हैं उनकी जड़ों में, उसमें खूब अच्छे से लगाकर मालिश जैसा करें। यानी कि थोड़ा-सा स्कल वक़्त पे, हाँ। निकालें इसके जी। लिए, और ये धीरे-धीरे आदत बन जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा सच दीपा, में। वैसे सच बताऊँ, इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। और जो सुकून मिलता है जी। जब ये हमने जैसे कहा ना कि आप अपने बालों की एक-एक पार्टिंग करें, जैसे थोड़ा-सा आपने मांग जैसे निकालते हैं हम लोग, तो जी। अपने जैसे बीच की मांग आप निकाल लीजिए, उसमें आपने लगाया, मसाज किया, आगे से लेके पीछे तक मालिश की, उसके थोड़ा-सा बाल खिसकाइए, दूसरी मांग निकालिए, वहाँ पर फिर पूरी मालिश करिए। ऐसे करके पूरे आप अपने सिर में लगा लीजिए। तो लेकिन रेणु इस जी, तरह पता से है जब क्या होता लगता है, है कभी-कभी मुझे ही लगने लग जाता है कि अरे बड़ा वक़्त लगता है, ऐसे फटाफट लगा लो, बस खत्म तो करना। इसको इस तरह से जब पूरे बालों में लगा लेंगे और आप अपने दोनों उँगलियों से, दोनों हाथ की उँगलियों से, चारों पाँचों उँगलियों से जब अच्छे से मसाज करेंगे, फिर आपको देखिए कितना अच्छा लगता है। जी। क्योंकि वो बाकी जो बीमारियां हैं या जो और तकलीफ है, सिर दर्द चला जाता है, आपकी थकावट फटाक से उतर जाती है और उसके साथ-साथ जो मालिश होती है और जड़ों में जो तेल पहुँचता है, वो तो पहुँचता ही है। और वैसे भी कहते हैं कि जब हम सिर पे तेल रखते हैं, तो आँखों की रोशनी पे भी उसका बहुत असर पड़ता है। जी, जी। तो ये सारे अगर फ़ायदे हम देखते हैं, तो अगर हम मालिश कर लेते हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी-सी बात है। नारियल का तेल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, जी। और आजकल तो सब प्रकार के मिक्स ऑयल वाले भी तेल मिलता है, हाँ, जिसमें कि जिसको हमें लगता है कि तेल के मामले में तो जो आप बराबर लगाती आ रही हैं, वही लगाएँ। कुछ लोग सरसों का तेल लगाते हैं, जी। कुछ तिल का तेल लगाते हैं और कहते हैं काली तिल का तेल जो होता है, वो तो बाल काला भी करता है, हाँ जी। लेकिन बहुत अगर शुद्ध मिल जाए तो क्या बात है। तो इस तरह से तेल तो आपके अपने ऊपर है, क्योंकि आंवले का तेल अगर आपने लगाया तो कभी-कभी सर्दी लग जाती है, तो तेल जो बचपन से आदत है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, जो बाल धोने की बात आ रही जी। है, उसमें हमें कुछ ख्याल रखना चाहिए ना, जी, जैसे जैसे कि शैम्पू का इस्तेमाल जब आप करते हैं, तो क्या होता है कि हम खूब सारा ले लेते हैं हाथ जी। में, ऐसा ना हो। वैसे तो कहते हैं कि थोड़ा-सा आप एक मग में ले लीजिए और थोड़ा-सा उसमें पानी ले लीजिए और फिर लगाएँ अपने बालों में, और बिल्कुल हल्के-हल्के से उसको रगड़ें। ऐसे हाथ के पोरों से, जी। मसाज की तरह से ही उसे लगाएँ। यूँ नहीं है कि आपने बहुत तेज़ी से रगड़ लिया और बस कर लिया। अगर आपको कहीं काम पे जाना है, तो उस दिन ये सब काम ना करें, जी। अगर आपके लंबे बाल हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे पुरुषों को देखा होगा, वो धड़-धड़ सब कर लेते हैं और करके निकल आते हैं। और बाल फिर कई बार वो लोग भी शिकायत करते हैं कि अरे मेरे कई सारे बाल गिर गए हैं। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबाई के अनुसार आप शैम्पू की मात्रा लें जी। और उसे लगाएँ। फिर और मग में अगर नहीं लें तो पहले बाल को गीला कर लें, अपने सूखे बालों में ना लगाएं, जी। जो कि उसकी जो तेजी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो पहले आप बालों को गीला करें, फिर उसके बाद शैम्पू लगाएं। जी। और जब शैम्पू आपने लगाया, फिर धोने की बारी आती है, तो हम कहते हैं कि बहुत धारणा ऐसी होती है ना कि गर्म पानी से धो लें। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुनगुना पानी होना चाहिए, या नॉर्मल जो सामान्य पानी नल से आ रहा है उसका इस्तेमाल जी। करें। हाँ, ठीक है, सर्दी के दिनों में आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, या अच्छी मालिश करी है सर में, बहुत जी। तेल बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ हम ज़रूर हल्का गुनगुना पानी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शायद एक बार के शैम्पू करने में बाल के जो जितना जो ऑयल है, चिकनाई है वो ना चिकनाई है, वो निकले हो। नहीं ना निकले। उसके साथ-साथ एक बात और है कि पानी से बहुत अच्छी तरह से धोएं, ज़्यादा धोएं, ताकि शैम्पू का कुछ भी अंश उसमें रह ना जाए। यानी कि ये ना सोचें कि अपने 2 बार आपने धोया और साफ हो गया बाल, ऐसा नहीं है। उसको अधिक से अधिक पानी से धोने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शैम्पू का ज़रा भी अंश नहीं रहना चाहिए। बहुत तेज़ चीज़ होती है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। जी, वो त्वचा को भी नुकसान पहुंचा जी। सकते हैं। और उसके बाद शैम्पू का जो बॉटल है, उसमें एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें कि वो बहुत पुराना शैम्पू ना हो। कई बार गलती से हम जब बाज़ार से लेकर आते हैं रेणु जी, पता चलता है कि महीने या 2 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है। तो जब खरीदते हैं तभी देख लें एक बार। डेट तो हर चीज़ की, हर उत्पाद की डेट देख लेना चाहिए हमको, बिल्कुल। जी। और जब कंडीशनर लगाने की बात आती है, तो कंडीशनर तो वैसे जो बाजार में बने बनाए आते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने तेल की अच्छी तरह से मालिश की है, उसके बाद बाल धोया है, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप हर बार कंडीशनर लगाएं। जी। आप देख लें कि आपके बालों को ज़रूरत है क्या। कभी बहुत रूखे लग रहे हैं, तब आप कंडीशनर का प्रयोग करें। और जो कंडीशनर हम लगाते हैं दीपा, वैसे तो बहुत सारी हमारी सखियां जानती होंगी, लेकिन फिर भी बता दें, शैम्पू जो है वो जड़ों में लगाना चाहिए, लेकिन जो कंडीशनर है वो बालों में लगाना चाहिए, उनको जड़ों में नहीं लगाना चाहिए।
है ना? बिल्कुल। और ये चीज़ का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। और अगर आप ये केमिकल यानी कि ये इस तरह के कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना जी। चाहते, तो हमारी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आप रात को थोड़ा-सा मेथी दाना और थोड़ी सी उड़द की दाल दोनों को अलग-अलग भिगा लीजिए, जी। थोड़े-थोड़े से। बाल लंबे हैं तो थोड़े ज़्यादा, बालों के लंबाई के अनुसार। जी। और फिर सुबह उनको मिक्सर में आप पीस लीजिए। बाद में आप सुबह जब आप शैम्पू कर लेते हैं, जी। थोड़ा ये इस पेस्ट को लगा करके आधा घंटा रख लीजिए। अच्छा। बाद में आप देखिए सर धोइए तो आपको कभी भी ये जो बाजार के जो कंडीशनर हैं, ये जो केमिकल बेस्ड कंडीशनर है, आपको कभी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। लेकिन ये मेथी और इस लगाने के बाद क्या फिर से शैम्पू लगाना पड़ेगा या नहीं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-सी उसकी गंध तो आएगी, जी। मेथी दाने और उड़द की दाल की गंध तो आती है। आपको चलता है तो ठीक है, हुँ। वरना आप हल्का-सा बिल्कुल मामूली सा बहुत ही हल्का-सा शैम्पू ले लें, या नहीं भी लेंगे क्योंकि आप एक बार पहली बार लगा के देखेंगे तो उसका जो असर है वो इतना खूबसूरत होगा कि हमारे सखियों को लगेगा कि नहीं भई इसको ऐसे ही रहने दें। ऐसे ही शैम्पू करने से हाँ, यहाँ पर एक बात और कहना चाहते हैं कि जो कंडीशनर हमने बाज़ार वाला लगाया या ये मेथी वाला लगाया, जो भी है, इसके बाद भी बालों को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की चीज़ बालों में लगी नहीं रहनी देनी जी। चाहिए। और इसके साथ-साथ एक बात और है कि जैसे अगर आपके बालों के ही लंबाई के हिसाब से सरसों का तेल लें, और अगर आपका बाल जैसे देख लेंगे एक बार, आपको अंदाज लग जाएगा कि 1 चम्मच जी। अगर आपने सरसों का तेल लिया है तो 1 चम्मच उसमें नींबू का रस डाल लें, या 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच नींबू का रस डाल के और उसको खूब अच्छी तरह से पहले फेंट लें। जी। और इतना फेंट लें कि वो बिल्कुल एक रस हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ आप समझ रही हैं, तेल में नींबू मिलना मुश्किल सा मुश्किल होता होता है, है। जी। लेकिन जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तो वो थोड़ा-सा गाढ़ा सा हो जाता है और दोनों बिल्कुल एक हल्का पीले रंग का सा उसमें रंग आता है और थोड़ा-सा फोम जैसा हो जाता है, यानी हल्का-हल्का थोड़ा सा। जेल जैसा भी फोम जैसा हो अच्छा, जाता फोम है, जैसा बिल्कुल होगा। जी। उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है जी, तेल की। जी। तो क्योंकि अच्छी तरह से नींबू में मिल चुका होता है, उसको आप बिना शैम्पू, जब आपको बाल धोना है उस दिन आप लगा लें उसको, खूब अच्छे से जड़ों में, पूरे बालों में लगा लें और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। जी। देखिए इससे भी आपके बाल जो हैं वो रेशम जैसे हो जाएंगे, काफी हद तक मुलायम हो जाते हैं। जी। तो इस तरीके की छोटी-छोटी चीजें जो हैं घर की, उनको प्रयोग में लाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो गर्म पानी और पानी वाली बात है वो जरूर ख्याल रखना जी, चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो और सखियाँ हाँ, बालों के अच्छा गाना सुनाने जा रही जी, हैं। गाना ठीक है? सुनाना चाहते हैं। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। आएगी बांध के पायल, तू होठ दबाए, बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा, तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर के बाहों के खंजर, जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा, रोज रात को यूं बांधेगी लटों की डोरी, हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। ना तो मैं डोर से बांधूं, न जाल बिछाऊं, न
छुपा के नजर को बचा के, यूं ही जरा मुस्कुरा के कहूंगी अनाड़ी साजना, रोज रात को तेरे घर होगी तेरी चोरी हो चोरी, काली पलक पिया मोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी, काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों, तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों, हुआ जब वादा प्यार था, रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी, काली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। भाई ये जो टिप्स की बात हम कर रहे थे ना, तो हमारी सखी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है कि हमारे घर में सबके बाल बहुत लंबे हैं लेकिन समय नहीं मिलता, बहुत देखभाल नहीं कर पाते। लेकिन कुछ टिप्स इन्होंने दिए हैं कि बालों में मालिश जरूर करें, राहत मिलती है, और बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जरूर करें। और हफ्ते में एक दिन हम लोग सप्ताह में एक बार गुनगुने नारियल के तेल से मालिश कर लेते हैं जी। और कभी भी गीले बालों में कंघी ना करें, क्योंकि गीले जब बाल रहते हैं तो बहुत टूटते जी, हैं। ये बात बहुत तो सही है, हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। गुनगुने पानी से बाल धोएं, तौलिए में लपेट कर रखें। और एक बात बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि बड़े दांत वाले जो कंघे हैं उनसे जब हल्का बाल हमारा सूख जाए तब उसको सुलझाएं जी। और सप्ताह में 2 बार बालों को अवश्य धोएं। तो ये तो बता रही हैं, लेकिन एक बात और है कंघी की, जहां तक बात है, कंघी अच्छी होना बहुत जरूरी है। जो प्लास्टिक की कंघी होती है उससे बाल हमारे जो होते हैं उसमें बहुत घर्षण होता है और वो और उठ जाते हैं और ज्यादा उलझ जाते हैं। जी, लकड़ी की भी कंघी आती है रेणु जी, जो कि मोटे मोटे दांत वाली होती है, जो खास तौर पे लंबे बाल हो या कैसे भी छोटे भी बाल हो तो वो ना झड़े ना टूटे, उसके लिए पहले मोटे दांत वाले कंघी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और ये लकड़ी वाली कंघी जो है वो वाकई बहुत अच्छी होती है। इस तरीके की और अच्छी जो गुणवत्ता वाली कंघी है उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बालों को वही संभालती हैं जी। तो भाई इन सारी चीजों के साथ हम यही चाहते हैं कि आपके बाल खूब घने, लंबे और सुंदर से रेशमी हो जाए और आप खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सखी सहेली कार्यक्रम सुनती रहें, है ना। तो आज तो हमें यही विदा लेनी होगी रेणु जी। तो सभी सखियों को दीपा माहेश्वरी का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।